हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज निहारिका। ग्रेड उमंग की सेकेंड क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस क्लास के तहत हम डिस्कस कर रहे थे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद कब है। तो पहले क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, लुई 16वें के बारे में हमने पढ़ा, फ्रांस में जो क्रांति हुई 1789 में, उसके बारे में पढ़ा। और हमने एक चित्र पढ़ा फ्रेडरिक सोल्यूस द्वारा दिया गया 1848 में, जो उन्होंने बनाया था, जो एक चित्र की श्रृंखला थी टोटल, हमने उसके बारे में भी पढ़ा। होता क्या है कि फ्रेंच में जो क्रांति चल रही है, उस क्रांति के फलस्वरूप हमने देखे कि उसका परिणाम क्या रहा। फिर उसके बाद हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो हम नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी अलग क्लास लेंगे, इनके बारे में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, या इनके जो भी वर्क्स है, या इनकी जो भी भूलें हैं, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, इनकी लाइफ जो भी है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो नेपोलियन बोनापार्ट का सेशन रहेगा वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो आपने अगर फ्रांस की क्रांति नहीं पढ़ रखी है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ या नेपोलियन इतने फॉर्म में कैसे आए। तो उस चीज को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले फ्रांस की क्रांति पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्रांस की क्रांति का, कि फ्रांस की क्रांति कब होती है, 1789 में होती है। होता क्या है, हमने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी। ब्रिटेन का शासन होता है किस पे, अमेरिका पे। यहाँ पे चल रहा है अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होता है, और ब्रिटेन और फ्रांस इसमें फंस जाता है दोनों के बीच में। मतलब ये क्या करता है, इन दोनों की सेटलमेंट सुलझाने की कोशिश करता है, इन दोनों के विवाद को, और ये फ्रांस इसमें फंस जाता है। तो फ्रांस की जो पूरी इकोनॉमी है ना, फ्रांस की अर्थव्यवस्था, तो फ्रांस की इकोनॉमी है वो इन दोनों के बीच में पिस जाती है पूरी। अमेरिका को स्वतंत्रता मिल जाती है, ब्रिटेन अपने पास चले जाता है, लेकिन किसकी इकोनॉमी सफर करती है इसमें, फ्रांस की इकोनॉमी सफर करती है। तो जो फ्रांस के लोग हैं, लोकल पब्लिक है फ्रांस की, वो देखती है कि जो इनका राजा है लुई 16, वो तो क्या कर रहा है, आराम से पूरी लग्जरी लाइफ जी रहा है, जैसा था वैसा ही रह रहा है। लेकिन इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ रहा है, भूखमरी या बाकी जो भी वार रिलेटेड रिजल्ट्स होते हैं, वो कौन भुगत रहा है, वार के परिणाम कौन भुगत रहा है, फ्रांस की जनता भुगत रही है। तो वो क्या करती है, इनके खिलाफ क्रांति करती है, और बहुत ही भयानक और आक्रोश भरी क्रांति करती है 1789 में। जिसके बाद लुई 16 को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, और इनके पूरे परिवार को फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद में जैकोबियन गुट की सत्ता का स्थापन होता है, जैकोबियन गुट। ये शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया पिछली क्लास में। तो होता क्या है, एक डेमोक्रेटिक ग्रुप था, बाकी सब लोगों ने मिलकर एक डेमोक्रेटिक, जैसे भारत में कांग्रेस की स्थापना है, वैसे ही एक तरह से जैकोबियन गुट है। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी या डेमोक्रेटिक गुट कह सकते हो आप, जिसने क्या किया, फ्रांस की क्रांति की, और लास्ट में क्या किया, उन्होंने डेमोक्रेसी की स्थापना की। उसके बाद में जब लुई 16 को फांसी दे दी जाती है, उसके बाद में नेशनल असेंबली के नाम से एक संस्था बनाई। आपको क्या, फ्रेंच की क्रांति का जो लीडर है मैक्सिमिलियन डी रॉस्बेरी, कौन है, मैक्सिमिलियन डी रॉस्बेरी, उसी के नेतृत्व में जैकोबियन गुट ने लुई 16 के खिलाफ क्रांति की थी, मोनार्की के खिलाफ क्रांति की थी। मोनार्की से अर्थ है राजशाही, राजशाही के खिलाफ क्रांति की, और बाद में फ्रेंच किसके हाथ में आ गया, क्रांतिकारियों के हाथ में आ गया, और उन पर किसका राज हो गया, क्रांतिकारियों का राज। तो यहाँ तक की बात हमने पढ़ ली थी, ये पूरी बात हमने पढ़ ली थी। इसके बाद क्रांतिकारियों का शासन बहुत ही कम समय के लिए होता है, और उसके बाद शासन किसका आ जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट का, जो कि 1799 से लगा के 1815, जब तक ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है तब तक शासन करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में, ठीक है ना। तो नेपोलियन ऐसा नहीं कहेंगे, इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। एज अ डिक्टेटर होने के बाद इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन इनकी भूलें भी नहीं नकारी जा सकती, इनकी बहुत ज्यादा भूलें भी रही हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं इनका काल कहाँ से शुरू होता है। तो बात होती है 1789 में, फ्रांस की क्रांति के बाद क्या होता है, डेमोक्रेसी स्थापित हो जाती है। डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। जनता के द्वारा शासन से अर्थ है यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखने लायक ये है कि फ्रांस में और बाकी सारे यूरोपीय देशों में राइट टू वोट नहीं दिया गया था। राइट टू वोट बहुत बाद में आया था। राइट टू वोट अधिकार किसको था, सिर्फ वोट देने का राइट सिर्फ किसको था, सिर्फ वही लोगों को जो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
है, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हीं को क्या दिया गया है, राइट टू वोट दिया गया। उसमें भी महिलाओं के वोट को शामिल नहीं किया गया, इसको महिलाओं के वोट को शामिल नहीं किया गया, और नीची जाति के लोग और जो लोग इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है ना, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं एलाइड क्लासेस, एलाइड क्लासेस हैज द राइट टू वोट, ये वाली डेमोक्रेसी थी। ठीक है ना, समान अधिकार अभी भी नहीं मिले थे। तो डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई थी फ्रांस में, और फ्रांस में डेमोक्रेसी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जैकोबियन गुट के द्वारा। किसके द्वारा, ठीक है ना। तो ये जो सत्ता स्थापित हुई थी, इसके बाद में क्या हुआ कि नेपोलियन ने धीरे धीरे स्टेट्स को अपने अंडर में करना स्टार्ट किया, उनका धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता गया, और वो क्या हो गए, बाद में यहाँ के डिक्टेटर बन गए। डिक्टेटर बन गए कहाँ के, फ्रांस के। फ्रांस के डिक्टेटर बनने के बाद उन्होंने जो काम किए वो वाकई बहुत 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 सराहनीय काम किए थे। उन्होंने पूरे फ्रांस को एकजुट कर दिया था उन्होंने, मतलब जो छिन्न भिन्नता थी फ्रांस में, उस फ्रांस की छिन्न भिन्नता को पूरी तरह से एक कर दिया। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। कैसे किया उन्होंने ये, उन्होंने एक संहिता लागू की जिसका नाम था नेपोलियन संहिता। क्या लागू की उन्होंने, नेपोलियन संहिता। कब लागू की है, वो 1804 में। पहले तो इन्होंने क्या किया, 1799 में फ्रांस पर पूरी तरह से अधिकार कर दिया, और फ्रांस के क्या बन गए, तानाशाह बन गए। तानाशाह कब बने फ्रांस के, 1799 में। और उसके बाद में क्या किया, नेपोलियन संहिता लागू की, कब, 1804 में। इस नेपोलियन संहिता से अर्थ क्या है, नेपोलियन संहिता क्या थी, ये हम जानेंगे। तो नेपोलियन संहिता के तहत पहले क्या किया उन्होंने, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार समझते हैं आप, जैसे एक क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों ही पढ़ाई में इक्वल है, स्पोर्ट्स में इक्वल है, हर चीज में इक्वल है दो बच्चे। लेकिन होता क्या है कि जब मॉनिटर चूज करने की बात आती है ना, दोनों में से एक को, दोनों ही बेस्ट है, कोई दोनों में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है दोनों में। तो क्या होता है कि हम किसको चूज करेंगे, टीचर जो उनका फेवरेट स्टूडेंट रहा है पहले से, वो उनको चूज कर लेते हैं, क्या, एज अ मॉनिटर चूज करते हैं। तो वो एक तरह का क्या है, विशेष अधिकार है। जैसे हम भी देखें, हमारे यहाँ भी हुआ है कि वोट हो रहे थे जब कांग्रेस के, तो अध्यक्ष चुनना था ना तब, ठीक है। तो होता क्या है कि जो मॉनिटर चूज करने की बात की, तो टीचर किसको चूज करेगी, जो उसका फेवरेट स्टूडेंट होता है पहले से, तो टीचर उसको चूज करती है एज अ मॉनिटर। ये सब जगह होता है। जैसे भारत में जब अपने कांग्रेस के इलेक्शन हुए थे, तो वोट किसको ज्यादा मिले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज्यादा मिले थे। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा क्या कहते हैं, झुकाव महात्मा गांधी का किसकी तरफ था, नेहरू जी की तरफ था, तो उस हिसाब से किसको चुन लिया गया, महात्मा गांधी ने किसको चुना, नेहरू जी को चुना एज कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ये जो विशेषाधिकार थे वो किसने समाप्त किए फ्रांस में, नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी तरह से विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, समानता लागू की। समानता लागू की, और सब जगह मापतोल की एक प्रणाली दी। मापतोल की एक प्रणाली से अर्थ है कि फ्रांस जो है वो बहुत ज्यादा छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। तो क्या होता था कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तब भी क्या होता था कि मापतोल की प्रणाली चेंज होती थी। जैसे कि हम यहाँ से जा रहे हैं गुजरात पहुंचे, तो गुजरात में क्या हो गया कि नापतोल की अलग प्रणाली है, वहां पे किलो में नहीं तोल रहे हैं, वहां पे कोई और तरीके का वाट यूज कर रहे हैं। उनका किलो या फिर 750 ग्राम का होता है, हमारा किलो 1000 ग्राम का। फिर हम महाराष्ट्र में पहुंचे, वहां अलग नियम है, मध्य प्रदेश में पहुंचे, वहां अलग नियम है, दिल्ली अलग नियम है, ऊपर पंजाब में अलग नियम है। तो इस तरह से क्या होता था, व्यापार बहुत कठिन हो जाता था मापतोल से। और एक और
करेंसी से। मुद्रा, तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने सबसे पहले विशेषाधिकार को समाप्त किया, समानता लागू की, मापतोल की प्रणाली और मुद्रा जो होती है करेंसी, करेंसी से मतलब है कि अगर आप यहाँ पे है राजस्थान में अलग मुद्रा चल रही है, महाराष्ट्र में अलग मुद्रा चल रही है, मुद्रा से मतलब है आपके नोट, आपके गांधी जी के नोट यहाँ पे चल रहे हैं, सपोज नेहरू जी के नोट अगर महाराष्ट्र में चल रहे हैं तो वो कहते हैं हम शिवाजी के लेके आएंगे महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में कहते हैं कि हम अलग करेंगे, राजस्थान में कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के नोट छपवाएंगे। तो सबकी अलग अलग करेंसी थी, बेसिकली सबकी अलग अलग मुद्राएं थी। तो उस हिसाब से भी क्या होता था कि व्यापार में जो है वाणिज्य में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी और चीजों के दाम जो होते थे वो अलग अलग हुआ करते थे। चीजों के दाम जैसे कि चीनी यहाँ पे 40 की मिल रही है, हम ऐसे बात कर लेते हैं, ईज और औज में बात करेंगे। जैसे चीनी है वो कहाँ पे ज्यादा होगी, ये चावल है, चावल कहाँ पे ज्यादा होते हैं, दक्षिण में, नॉर्थ में, पंजाब में, ठीक है। जो दालें हैं, गेहूं, बाजरा, ये सारी चीजें कहाँ पे ज्यादा होती है, नॉर्थ में ज्यादा होती है। उत्तर में ज्यादा होती है, भारत में, भारत के उत्तर में होती है। तो होता क्या है कि यहाँ से यहाँ पे चीजें जाएगी तो उनपे टैक्स लगेगा, सीधी सीधी बात है। तो ये चीजें टैक्स लगता था और इनके दाम चेंज हो जाते थे। गेहूं क्या मिल रहा है, राजस्थान में सस्ता मिल रहा है, दोआब क्षेत्र में, गंगा यूपी में सस्ता मिल रहा है। चावल कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, आंध्रा में सस्ता मिल रहा है, मद्रास में सस्ता मिल रहा है, तमिलनाडु में सस्ता मिल रहा है। लेकिन ये चावल जब उत्तर में आता है इस पे टैक्स लगता है तो ये वहां पे महंगा हो जाता है। तो इन चीजों की जो रेट्स थी उनको क्या किया गया, एकदम समान किया गया। समान इसका मतलब ये नहीं है कि गेहूं की और चावल की रेट समान की गई, इनके शुल्क, इनके बेचने का जो, जिसको हम कह देते हैं एमआरपी, जो हमारे पास एमआरपी है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस तरह से इनको क्या किया गया, इनका समानीकरण किया गया, समान शुल्क प्रणाली लागू की गई कि एक चीज देश के एक भाग में जितने रेट में मिल रही है दूसरे भाग में भी उतनी ही रेट में मिलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो ये प्रणाली भी किसने दी, नेपोलियन ने दी। आप इसको ऐसे रखो कि एमआरपी प्रणाली मतलब मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस वाली जो प्रणाली है कि सबसे एक ही तरह का शुल्क लेना है, किसी से कोई अलग तरह का शुल्क नहीं वसूला जाएगा। ये प्रणाली भी किसकी है, नेपोलियन बोनापार्ट की, समान शुल्क। ये किसके तहत लागू हुई थी, नेपोलियन संहिता के तहत लागू हुई थी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें अच्छी करने के बाद भी नेपोलियन का पतन क्यों हो जाता है, तो उसके लिए रीजन ये है कि नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन ने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीता और फ्रांस के साम्राज्य को क्या किया, बढ़ाया। इसको तो जब वो अपने आसपास के क्षेत्र को बढ़ाएगा तो उसको किस किस चीज की जरूरत होगी, एक तो उसको बहुत ज्यादा सेना चाहिए होगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सेना चाहिए होगी और सेना के रखरखाव के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी चाहिए होगा, है ना। जब एक अच्छी सेना रखनी है तो सेना के खर्चे भी तो उठाने पड़ेंगे उसको। नेपोलियन का एक ड्रीम होता है, नेपोलियन का ड्रीम ये होता है कि उसको क्या जीतना है, ब्रिटेन जीतना है और ब्रिटेन की सत्ता खत्म करनी है। हालांकि ये हो नहीं पाता है बट उसका सपना यही होता है कि उसको ब्रिटेन तक की सत्ता खत्म करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें नेपोलियन की और हमने नेपोलियन संहिता पढ़ ली है, तो उसके बाद में उसकी भूलें क्या क्या रही, उसने सारे अच्छे काम किए, विशेषाधिकार समाप्त किए, इक्वलिटी लाई, समान मुद्रा लाई, है ना, और क्या लाया उसने, करेंसी को सिविलाइज किया, समान शुल्क प्रणाली लागू की, समान मापतोल प्रणाली लागू की, सबको इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स मैनेज किए, उसने सबको एकता के सूत्र में बांध दिया, फ्रांस को नेशनल भाषा वैसे ही रखा उन्होंने। और उसका एक और काम क्या था कि उसने नेशनलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट, उदारवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच में एक संतुलन पैदा किया उसने, रूढ़िवादियों की सबकी बातें उसने सुनना शुरू किया और सबके बीच में एक संतुलन बना के वो चलता रहा, जिससे कि उसका राज्य क्या रहे, एकदम फर्स्ट क्लास चलता रहे, ठीक है ना।
तो ये काम भी उसने किया। इतनी अच्छे काम करने के बाद भी नेपोलियन का पतन होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि वो क्या करता है, बहुत सारे अभियान करता है, आसपास के फ्रेंच के आसपास के सारे क्षेत्रों को जीत लेता है। ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है, ऑटोमन एम्पायर पर आक्रमण करता है, रशिया पे आक्रमण करता है ना, इटली, इन सबको क्या करता है, वो जीत लेता है। इन सब पे आक्रमण करता है, इनको जीत लेता है और इनको अपने ही साम्राज्य में मिला लेता है, जर्मनी, ठीक है ना। इन सब देशों को क्या करता है, धीरे धीरे अपने फ्रांस में मिलाता जाता है। जैसे कि ये फ्रांस है, इसके आसपास के जो भी क्षेत्र आएंगे ना, वो इनको क्या करेगा, मिलाता जाएगा धीरे धीरे। नीचे इटली है, फ्रांस, जो भी, उन सबको ये क्या कर लेता है, अपने अंदर मिला लेता चल जाता है फ्रांस को। तो इसको मिलाने के लिए जो चीजों की जरूरत होगी वो क्या होगी, एक तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए होगी इसको, सेना। सेना के रख रखाव के लिए मुद्रा वैसे चाहिए होगे ना, नहीं तो पैसे हो गए, उनकी क्या होगी, जो भी उनकी करेंसी होगी वो उसको चाहिए होगी बहुत ज्यादा। फिर उसने एक गलत काम और क्या किया कि फ्रांस की भाषा पर बहुत ज्यादा जोर दिया, फ्रांस पर बहुत ज्यादा जोर दिया और अन्य भाषाओं की क्या की अपेक्षा कर दी उसने। ठीक है, तो उसने क्या किया, सेना में जबरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, सेना में जबरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया। लोगों को जो भी आ रहे हैं उनको क्या कह रहा है, आपको सेना में भर्ती होना ही होना है, उनको सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, मुद्रा। जब इतनी बड़ी सेना वो लेके जा रहा है अभियानों पर, तो उसको बहुत सारी पैसों की जरूरत पड़ती थी, उसको बहुत सारी करेंसी की जरूरत, तो वो क्या करता था, टैक्सेशन उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। शुल्क समान रखा उसने, सबके लिए एक ही शुल्क लागू किया, लेकिन उस शुल्क में टैक्स की जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा थी, टैक्स की दर बहुत ज्यादा थी, उसने टैक्स बहुत ज्यादा लगाया। उसको टैक्स लगाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसको अभियान करने थे, तो जो अभियान उसको करने थे उसके लिए उसको पैसों की जरूरत थी। तो उस पैसों की जरूरत के पूरा करने के लिए उसने क्या किया, पब्लिक पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा टैक्स लगाया उसने। और उसने फ्रांस को जो है वो तो बहुत ज्यादा क्या दी, इज्जत दी फ्रांस की भाषा को, और लोगों पे फ्रांस थोपनी शुरू कर दी। जब वो ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश में जाके उसको जीत रहा है, ऑस्ट्रिया के प्रदेश को या रशिया के प्रदेश को वो जीत रहा है, इटली के प्रदेश को वो जीत रहा है, तो उनकी अलग भाषा है। उनपे भी अगर आप फ्रांस थोपोगे कि नहीं आपको फ्रांस की बोलनी है, आपके 10th में नहीं सर 12th में एक लेसन है, आप चलो इसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते, द लास्ट लेसन करके एक लेसन है, उसमें भी इंग्लिश में कंपलसरी में है शायद फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेसन। तो उसमें भी क्या करता है वो कि उसमें एक कहानी बताई गई है पूरी कि कैसे फ्रांस जर्मन पर थोपी जा रही है और उनकी वो भाषा जो है उसको हटाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही मतलब लोग अपेक्षा करेंगे आपकी, लोग विद्रोह करेंगे अगर आप उनसे उनकी संस्कृति छीन रहे हो, उनकी सभ्यता छीन रहे हो, तो लोग आपका पक्का विरोध करेंगे। तो फ्रांस की उसने क्या की, फ्रांस को तो उसने जोड़ दिया और जो बाकी की भाषाएं थी उनकी क्या की, अपेक्षा कर दी उसने, बहुत ज्यादा अपेक्षा की उन्होंने बाकी भाषाओं की। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि जैसे जैसे वो अभियान कर रहा था तो शक्ति संग्रहित हो रही थी, सारी शक्ति, पावर को न्यूट्रलाइज करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। सारी शक्ति अगर एक इंसान के हाथ में आ जाए ना तो तबाही तबाही होगी, ये बात पक्की है। तो क्या होता है कि उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी हो जाता है। नेपोलियन ने बहुत सारे क्षेत्र जीते, नेपोलियन ताकतवर होता जा रहा था, लेकिन ये किसके लिए चिंता का विषय बन गया, आसपास के क्षेत्रों के लिए, मुख्यतः ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन के बाद रशिया के लिए, रशिया के बाद ऑस्ट्रिया के लिए, ऑस्ट्रिया के साथ साथ रशिया के लिए, ठीक है ना। इन सब के लिए क्या बन गया, संकट का कारण बढ़ गया। तो इन सब ने मिलके क्या डिसाइड किया कि नेपोलियन को किसी भी तरह से क्या करना है, हटाना है यहाँ से फ्रांस की गद्दी से, और फ्रांस को भी क्या करना है, नियंत्रण में करना जरूरी है, वरना सारे विश्व की सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी, नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आ जाएगी। तो इसको क्या करना जरूरी है, इसको हटाना जरूरी है। इसके लिए इन चारों ने मिलकर युद्ध किया, किससे, नेपोलियन से।
तो चार शक्तिशाली शक्तियां अगर एक हो रही है एक के खिलाफ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि नेपोलियन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था। नेपोलियन एक बहुत बड़ी शक्ति थी। इस बात का अंदाजा इसी से हो जाता है कि इसको हराने के लिए चार सबसे बड़े राष्ट्रों ने हाथ मिलाए थे, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। छोटे छोटे देश है ये तीन, खाली रशिया को छोड़ दे तो ब्रिटेन इतना सा है, रशिया इतना सा और ऑस्ट्रेलिया भी इतना सा देश। तो इन तीनों ने, मतलब ये इतने छोटे होने के बाद भी इतने शक्तिशाली देश हैं जिनकी कोई सीमा नहीं थी। तो इन चारों ने मिलकर वाटरलू नामक स्थान पर युद्ध किया। उसको हम वाटरलू का युद्ध भी कहते हैं। 1814 से 1815 तक चला था और इसमें 15 में इन सब की विजय हो गई थी। किनकी? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया की विजय होने के बाद ये युद्ध समाप्त होता है। और इसमें नेपोलियन की मौत को लेके बहुत ज्यादा मिस्ट्री से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि नेपोलियन की मृत्यु कैसे हुई थी। कोई कहते हैं इनको जहर देके मार दिया गया, कोई कहते हैं युद्ध में मारे गए थे, कोई का कहना है कि नेपोलियन के पिता जो है इनकी मृत्यु होती है स्टमक कैंसर से। तो नेपोलियन को भी स्टमक कैंसर था और ये अपनी लाइफ के एंड स्टेज पर थे। लेकिन कोई क्लियर मिस्ट्री नहीं है कि मतलब ये इनके साथ हुआ क्या था। लेकिन ये वाटरलू के बाद युद्ध के बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद में इनका कोई योगदान हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना होती है। तो जो भी देश युद्ध में हारता है उसके खिलाफ जीतने वाले देश एक ट्रीटी साइन करते हैं और जो भी उसका युद्ध का हर्जाना है वो लिया जाता है, ऐसे कहते हैं, या फिर उनका कंपनसेशन लिया जाता है युद्ध का। तो इसके तहत क्या किया गया, जो नेपोलियन ने राज्य जीते थे इतने टाइम में, उन सबको क्या किया, वापस इन चारों देशों ने आपस में बांट लिया और फ्रांस के चारों तरफ बांट लिया, ताकि क्या हो कि फ्रांस आगे फ्यूचर में कभी आगे ना बढ़ पाए और अपना विस्तारवादी नीति आगे ना ला पाए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, चारों क्षेत्र अपने चारों तरफ से उसको घेर लिया फ्रांस को, ठीक है ना। और ये ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन की गई थी? 1815 में साइन की गई थी। इसी के साथ नेपोलियन का अंत होता है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की सेना हार जाती है। इन चारों की समझ, सीधी सी बात है, अगर आप चार शक्तिशाली लोग खड़े हो रहे हो तो एक का खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नेपोलियन की इसमें हार होती है और यहाँ तक की कहानी है नेपोलियन की। इसके बाद हम अगली क्लास में अगला जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उदारवादियों का या फिर जो भी रोमांटिसिज्म है शायद, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अपग्रेड उमंग को देखते रहिए, आपका एसएस का कोर्स सारा करवाया जाएगा, लगभग पूरा कोर्स हम करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।